शुभ समाचार में देखिए, सबसे पहले बात उस खबर की हम करने जा रहे हैं जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव थमा नहीं है अभी तक, आप सभी जानते हैं। इस बीच पोलैंड में मिसाइल गिरने से दुनिया में भूचाल आ गया। पोलैंड ने अपनी जमीन पर मिसाइल गिरने की बात मानी है और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मिसाइल कहां से आई। जो मिसाइल पोलैंड पर गिरी है वो रूस में बनी है और पोलैंड इसे मिसाइल अटैक मानकर चल रहा है और शक की सुई जो है बार बार रूस की ओर जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो है पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया है और पोलैंड की घटनाक्रम पर नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला रखी है। इस बीच देखिए, रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा धावा बोल दिया। रूस ने कल पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले किए। ज्यादातर मिसाइल हमले जो हैं पावर ग्रिड को निशाना बनाकर किए गए थे, मतलब टारगेट ये था। लिहाजा यूक्रेन के तमाम शहर अंधेरे में डूब गए हैं। ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के प्रेसिडेंट से फोन पर भी बातचीत की है। अब बात पीएम मोदी के मिशन बाली की कर लेते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई मुलाकातें करने वाले हैं और ये जो दौर है कैसा रहने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का समान रास्ते बनते जाते हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडोनेशिया में हैं, जहां वो G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जो है दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात सीधे तौर पर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे खास है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनसे उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा देखिए, मेजबान देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली है और इसके अलावा मोदी जो है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की हर मुलाकात पर दुनिया की नजरें देखिए टिकी रहेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री का कल का दिन बहुत व्यस्त रहा। उन्होंने कल इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों से भी बातचीत की, तो वहीं देखिए तमाम बड़े नेताओं के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इंडोनेशिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखते ही बन रहा है, तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। तमाम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि विजिट कितना ये खास है। देखिए, इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जहां कई देशों के बीच अहम बैठकों का दौर जारी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति समेत दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बाली के मैंग्रोव जंगल पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैंग्रोव जंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, यहां पर पौधों का रोपण हुआ, साथ ही में संदेश दिया गया पर्यावरण संरक्षण का। इसके साथ ही इंडोनेशिया के बाली में आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। 8 देशों के नेताओं के साथ आज बातचीत का दौर चलने वाला है। तमाम देशों के नेताओं के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली के मैंग्रोव जंगल पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। मैंग्रोव जंगल में पहुंच के पौधारोपण किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन G20 में भारत की मौजूदगी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्ज कराई है, बल्कि इस सम्मेलन में भारत एक अहम शक्ति बनकर उभरा है। ये बात आपको माननी होगी। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात की। देखिए,
ये इंडोनेशिया के बाली में जुटे दुनिया के 20 सबसे बड़े ताकतवर देशों के बीच एक नई महाशक्ति के उदय की दस्तक है। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया में भारत का अब कितना दम है। G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। मौका था G20 समिट के बाद हुई डिनर पार्टी का, जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते दिखे। गलवान हिंसक झड़प के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता आमने सामने थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे थे। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी, जब वहां SCO समिट का आयोजन हुआ था। हालांकि उस समय दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी ऐतिहासिक रही। समिट के दौरान जब सभी नेता मंच पर मौजूद थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए खुद आगे चलकर आए और इन दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई। G20 के मंच पर अलग अलग सत्र में हिस्सा लेने के बाद पीएम शाम में भारतीय समुदाय के बीच भी पहुंचे, जहां वो अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के दरमियान पूरी दुनिया को संकल्प से सिद्धि का संदेश दिया। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। खास बात यह है कि अगले साल 2023 में भारत G20 समिट की मेजबानी करेगा और उस समय भारत में भी इसी तरह दुनिया के 20 बड़े देशों के नेता इकट्ठा होंगे, जैसे इस वक्त इंडोनेशिया में है, और ये भारत के लिए गौरव की बात है। बाली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल बाली में मौजूद हजारों भारतवंशी पीएम मोदी की एक झलक पाने और उन्हें सुनने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की तस्वीर पेश की तो इंडोनेशिया और भारत के खास दोस्ताना रिश्तों की गाथा भी कही। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इसका अभियान चलाया है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। और देखिए, बात जब आत्मरक्षा की होती है, बात जब आत्मनिर्भरता की होती है, तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अब कमर कस ली है। टैंक और तोप को दुश्मन की निगाहों से बचाने के लिए 3D परमानेंट डिफेंस बंकर से लेकर 22,000 सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और गलवान घाटी से सटी DSDBO रोड पर टैंक वाले पुल और नए एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। पेंगोंग त्सो झील में
पेट्रोलिंग के लिए तो भारतीय सेना ने चीन की तैयारियों की मैचिंग पूरी कर ली है, ऐसा नजर आ रहा है। कम से कम देखिए 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त चीन से सुरक्षा के लिए बनाए गए सेना के चक्रव्यूह के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। एलएसी का मुद्दा बार बार उठता है, क्या तैयारियां हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। गलवान घाटी की लड़ाई के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर जो है डिसएंगेजमेंट जरूर कर लिया हो, लेकिन अभी भी चीन के 50-60 हजार सैनिक सीमा पर करीब तैनात हैं और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर ये किया जा रहा है। बिल्कुल, और चीन के पीएलए सेना के टैंक, तोप, मिसाइल और एयरक्राफ्ट भी एलएसी के करीब ही तैनात हैं। देश की रक्षा से सीधे तौर से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में यानी गलवान घाटी की हिंसा के बाद से भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को चीन की मैचिंग का कर लिया है। देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति और चीन कितना चालाक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दुनिया भी जानती है और भारत भी ये बात अच्छे से जानता है। बीते 2 साल के भीतर भारत ने चीन के खिलाफ अपनी घेराबंदी और मोर्चेबंदी को और ज्यादा मजबूत किया। अब चीन की हर चाल का मुकम्मल जवाब देने की तैयारी हो चली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चीन के खिलाफ कैसा है भारत का चक्रव्यूह। देखिए, चीन की हर हिमाकत का जवाब दिया जा सके, इसके लिए पूर्वी लद्दाख में भारत ने 2200 ट्रूप के लिए अस्थायी शेल्टर अब तैयार कर लिए हैं और 450 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों के रखने के लिए निर्माण का काम भी पूरा किया जा चुका है। मतलब एक विशेष शेल्टर तैयार किया जाता है। ऐसे में देखिए, ये शेल्टर हैं जिन्हें आसानी से दूसरी जगह कम समय में शिफ्ट भी किया जा सकता है, मूवेबल है। पूर्वी लद्दाख में नए लैंडिंग क्राफ्ट तैयार किए गए हैं। इसके साथ देखिए, सीमा पर भारत की गश्त क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जा सकता है। यही नहीं, आपको बता दें, भारत स्थायी बचाव निर्माण भी कर रहा है। पहली बार 3D स्थायी बचाव निर्माण तैयार किए गए हैं, जिसमें देखिए सैनिक और वाहनों को रखा जा सकता है। छोटी बंदूकों के साथ साथ T-90 टैक के मुख्य बंदूक के वॉर को भी इसमें कोई असर नहीं होगा। अगर सीधे तौर पर इन पर निशाना लगाया जा सकता है तो जितने मजबूत हैं झेल जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, सुरंगों, गुफाओं और भूमिगत गोला बारूद के भंडार का निर्माण भी यहां प्रगति पर लगातार है। फिलहाल यहां देखिए 9 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 2.53 किलोमीटर लंबी सेल सुरंग शामिल है। पूरी होने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन वाली सुरंग हो जाएगी। सोचिए कितना बड़ा इंजीनियरिंग का ये कारीगर भी माना जा सकता है। 11 और सुरंगों की योजना भी बनाई गई है। किस प्रकार से योजना, ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, सेना 35 छोटे बड़े ब्रिज बनाने की भी तैयारी में लगातार जुटी हुई है। ये पुल जो हैं स्थायी या बड़े बेली ब्रिज होंगे। 70 टन वजनी सैन्य उपकरण, टैंक आसानी से इन पर गुजर सकेंगे। इतनी मजबूती झेल सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये वो कोशिशें हैं जो हाल के साल में चीन के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी तैयारियां दर्शाती हैं कि जब भी 1 to 1 कभी मुकाबला हो जाए, ऐसी स्थिति बदल जाए, तो भारत माकूल जवाब दे सके। देखिए, मैदानों में मौसम बदल रहा है तो पहाड़ों में बर्फ ने फिजा में ठंडक घोल दी है। हिमाचल के पहाड़ इस वक्त बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। इन बर्फीले मौसम ने होटल और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे पे खुशी जरूर ला दी है, खुशी बिखेर दी है। होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है और कोरोना के बाद ये साल पर्यटन के लिहाज से शानदार होने जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जन्नत का एहसास कराने वाला नजारा, आंखों में कैद कर लेने वाला नजारा, मन को मोह लेने वाला नजारा। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। चारों ओर आपको बर्फ की चादर ही नजर आएगी। इन दिलकश नजारों को देख लगता है मानो ये किसी जन्नत से कम नहीं, जहां एक ओर ये बर्फबारी ठंड को न्योता दे रही है, वहीं दूसरी ओर उन तमाम सैलानियों को भी मौका मिल जाता है कि वो अपनों के साथ इस खूबसूरत पल को जी भर के जी सके। शिमला में इन दिनों आलम कुछ ऐसा ही है।
बर्फबारी का मौसम घूमने फिरने के शौकीनों के लिए अपने आप में ही बड़ा खास होता है। इसी का नतीजा है कि शिमला में इन दिनों भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और होटलों में एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, जिसमें उन्हें 30 से 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है, पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में, तो इसे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे थोड़ा सा बर्फ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, ये लोग आ जाते हैं बर्फ देखने, तो हमें उम्मीद है कि आगे काम चलना चाहिए। लोग पहाड़ों पर जाएं और घुड़सवारी और फोटोग्राफी न कराएं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसी का नतीजा है कि घुड़सवारी और फोटोग्राफी से अपनी रोजी चलाने वालों के चेहरे भी बर्फबारी से खिल उठे हैं। जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नजदीक जितना भी नजदीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। बर्फबारी का इंतजार जितना ही सैलानियों को होता है, उससे ज्यादा यहाँ के छोटे छोटे कारोबारियों को भी रहता है। 2 सालों से जिस कारोबार पर कोरोना की वजह से ग्रहण लगा हुआ था, अब कारोबारियों को उसकी भरपाई की उम्मीद है। सर देखो, लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा, तो अब थोड़ा खुला है। पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को फिर से नई रफ्तार मिलेगी और इन स्थानीय कारोबारियों के चेहरे की रंगत एक बार फिर से हसीन होगी। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गोरखपुर की गीता प्रेस में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ धार्मिक किताबों की बढ़ती डिमांड के पीछे कई दशकों के रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा श्री रामचरितमानस और भगवत गीता की बिक्री को देखने मिल रही है। धर्म नगरी अयोध्या हो या घाटों की नगरी बनारस, दीपोत्सव कार्यक्रम हो या फिर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, आस्था के इन सारे मोतियों को जब एक माला में पिरोया जाता है तो एक ही आवाज निकल कर आती है, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में भव्य काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही एक ओर जहां तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर की गीता प्रेस में भी इसकी रौनक देखते ही बन रही है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता की बिक्री बढ़ी है। यही वजह है कि पिछले 98 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। देखिए, बढ़ तो रही है और बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, थोड़ी बहुत वृद्धि नहीं हो रही है। इतनी बिक्री बढ़ गई, क्या बढ़ गई, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या का जब ये राम मंदिर बनना शुरू हुआ, हम लोगों ने अयोध्या पर पुस्तक निकाली, अयोध्या दर्शन, अयोध्या महात्म की पुस्तक निकाली, काशी दर्शन निकाली और अयोध्या दर्शन पुस्तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मंगवा के पढ़ी थी। पिछले 5 महीनों में यहाँ किताबों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है, जिसमें सबसे ज्यादा श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता की बिक्री हुई है और लोगों के बीच लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अगर साल 2022 के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में 679.3 लाख किताबों की बिक्री हुई, मई में 708.82 लाख किताबें बिकी, जून में 717.93 लाख किताबों की बिक्री हुई, जुलाई में 755.23 लाख किताबों की बिक्री हुई, अगस्त में 782.52 लाख किताबें बिकी, सितंबर में 1055.67 लाख किताबें बिकी और अक्टूबर में 778.27 लाख किताबों की बिक्री हुई। अब तक जिस गीता प्रेस को लेकर उसके बंद होने तक की खबरें सामने आ रही थी, ऐसे में किताबों की बढ़ती मांग से
न केवल यहाँ के कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं, बल्कि अध्यात्म को संजोने वाली इस संस्थान को भी एक नई शुरुआत मिली है। गोरखपुर से विनीत पांडे के साथ गुड न्यूज टुडे। बात लोकतंत्र के उत्सव की कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पार्टियों ने एक एक वोट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कैसा है गुजरात में इस वक्त सियासत का स्वाद, आपको दिखाते हैं। गुजरात चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव प्रचार की धूम है। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरा जोर लगा रही है। लिहाजा गली नुक्कड़, चौराहे, ढाबे, रेस्टोरेंट में चुनावी चर्चा है। कहीं चाय के संग राजनीति के मिजाज को भांपने का अंदाज है, तो कहीं खाने के स्वाद के जरिए सियासी तड़के का जोर है। सेव टमाटर है, दही तिक्कारी है, अच्छा, गुवार मसाला है, पनीर टिक्का है, लसनिया बटाटा है, मूंग का सब्जी है, रसा वाला आलू है, हमारी यहाँ की जो स्पेशल भाकरी है, बाजरा का रोटा है, रोटी है, थेपला है, पापड़ है, छाछ, भाकरी और दही तिक्कारी का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ का सबसे बेस्ट है। बैंगन का भरता है, बाजरा का रोटला है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। वैसे सालों से हमारे यहाँ तीखापन तो भाजपा का ही है। भाजपा का जो गढ़ है वो यहाँ पे मजबूत है। गुजरात में पहले से ही 2 दशकों से भाजपा का जो गढ़ है वो काफी मजबूत है और विरोध पक्ष काफी उसके सामने जो वीक साबित हो रहा है। स्पाइसी है खाना, तीखा जरूर है। दरअसल सभी गुजराती खाना मीठा नहीं होता, खासकर सौराष्ट्र के राजकोट में, जहां खाना उतना ही मसालेदार होता है जितना कि इस इलाके की राजनीति। जब खाने के स्वाद में तीखापन हो तो फिर सियासत का चटकारेदार भी होना लाजमी है। कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी बुरी, किसमें कितना है दम, उसका नजरिया लोगों की जुबान से बाहर आने लगता है। अगर अंधा आदमी होगा ना, वो महसूस कर सकता है ना, तो वो गुजरात में विकास महसूस कर सकेगा। मोदी जी इतनी कंपनियां इधर लाए, इतना रोजगार बढ़ा। कभी आप गए हो उधर विरमगाम से ऊपर बहुचरा जी के आगे पीछे, वहाँ कितनी कंपनियां आई, कितने लोगों को रोजगार मिला, वो कोई बात नहीं है। बस ये है कि वो मुफ्त की बिजली, मुफ्त की शिक्षा, तो मुफ्त की तो मिल रही है। आपके पास पैसे है तो आप उसको प्राइवेट में पढ़ा रहे हो। मोदी जी के अच्छे अच्छे स्कूल बना रखे हैं। लोगों की सोच तो यही है कि आप आए तो अच्छा है, क्योंकि आपने अभी दिल्ली में करके जो दिखाया है उसके बदल। स्टूडेंट का इश्यू है, तो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करे उसका भी अलग अलग मांगे है, मतलब पगार के लिए, भत्ता के लिए। महंगाई, रोजगार, बिजली और पानी के मुद्दे तो हैं ही, सौराष्ट्र इलाके में बीजेपी का दम दिख रहा है। तो कांग्रेस के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। वहीं आम आदमी पार्टी किले में सेंध लगाने के लिए बेकरार है। सभी पार्टियों के अपने अपने वादे के बीच लोगों की अपनी समझ है। खाने के टेबल पर सही और गलत की सियासी गुणा भाग है। कोई यंग हो जो एजुकेशन को बढ़ावा दे, उसने सोचा हो फ्यूचर के लिए, वही मेरे लिए तो बेस्ट है। गुजरात तीखा है। अच्छा, तो यहाँ पे तीखा है पूरा गुजरात, मतलब तो लीडर भी तीखा चाहिए ना? है ना लीडर। कौन है? आपको तो पता है, हमारे पटेल का भी है लीडर में। अच्छा। गुजरात के सीएम। इतनी फैसिलिटी हमको मिलती है। मेरा लड़का की लड़की है, इसको खेलने के लिए बहुत ये स्कूल, अच्छी से अच्छी स्कूल मिलती है इसको। हमें को लगता है कि हम विदेश में है, विदेश में। अच्छा। ऐसा माहौल गुजरात में है। तो आम आदमी पार्टी की भी कोई बात यहाँ पे तो नहीं करेगा राजकोट में, क्योंकि यहाँ कुछ संगठन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का प्रमुख कौन है किसी को मालूम नहीं, 4 कैंडिडेट कौन है किसी को मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ भाजपा की बात करेंगे। जाहिर है राजकोट के खाने की तरह ही यहाँ की राजनीति भी तीखी है। राजकोट का जो कातियावाड़ी खाना है वो तो बेशक बहुत ही तीखा है, लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ की जो राजनीति है वो भी इस बार इतनी ही तीखी होगी। क्या भाजपा दोबारा से सौराष्ट्र और खासकर राजकोट में अपना तीखापन दिखा पाएगी और यहाँ पर आ पाएगी, या फिर हम परिवर्तन का बदलाव देखेंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। राजकोट से प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा। सियासत का एक जायका कोलकाता से भी ले लीजिए,
देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल झाड़ग्राम में सड़क किनारे चाय की दुकान पर अपना काफिला रोककर लोगों को पकौड़े परोसने लगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासी बहुल झाड़ग्राम जिले में एक रैली को संबोधित करने पहुंची थी, जहां उन्होंने राज्य का बकाया नहीं चुकाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। वहां से लौटते वक्त उन्होंने सड़क किनारे एक टी स्टॉल पर अचानक अपना काफिला रुकवाया और वहां जाकर लोगों को पकौड़े बांटने लगी। इसे देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि इस दौरान वहां थोड़ी भीड़ भी जमा हो गई। तस्वीरों में सीएम ममता बनर्जी को लोगों को पकौड़े देते हुए और परोसते हुए देखा जा सकता है। देखिए, पुलिस को अब तक आपने अपराधियों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब कोलकाता में पुलिस जल्द ही लोगों की जान बचाते हुए नजर आएगी। कोलकाता पुलिस के एक नए अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को खास तौर से एक मिशन जिंदगी के लिए ट्रेन किया जा रहा है। देखिए, सड़क पर अक्सर लोग हादसों में घायल हो जाते हैं या फिर चलते चलते सड़क पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी होता है उन्हें शुरुआती उपचार देना। अब ये जिम्मा खुद कोलकाता की ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर होने वाले हादसों और दूसरी स्वास्थ्य दिक्कतों से निपटने के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जब हर दिन कई सारे लोग अपने गाड़ियों में या फिर काम के तलाश में शहर पर निकलते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा मंजर पैदा हो जाता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर इस शहर में कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो शख्स मेरे पीछे देख रहे हैं, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के जो सर्जन्स है, उसके साथ साथ जो कांस्टेबल्स है, वो ही लोग हैं जो पहला रिस्पॉन्डर होता है ऐसे एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट के वक्त पर। ट्रेनिंग के पहले सेशन में कोलकाता पुलिस के लगभग 50 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग दी गई, जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। सपोज कोई बुजुर्ग आदमी रास्ता क्रॉस कर रहे, सडनली वो कोलैप्स कर गए, आपको वजह तो पता नहीं होंगी क्योंकि वो तो डॉक्टर बाद में ले जाने की, लेकिन आपने उनको पहले ही साइड में लेके गए सेफ सीन पे, वहाँ पे ले जाके आपको क्या क्या करना है, कैसे पल्स चेक करना है और पल्स नहीं है तो क्या करना है, ताकि एम्बुलेंस आने में जितना टाइम लगेगा और नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में अस्पताल में ले जाने में जो वक्त लगेगा, वो वक्त को जाया ना करते हुए जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको आप अगर इस रोगी पे प्रयोग करेंगे तो उनको जिंदगी में वापस आने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। सड़क पर चलने वाले बहुत से लोगों की जिंदगी समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से नहीं बच पाती, लेकिन अब कोलकाता के हर चौक, हर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान इस तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये कोई भी हो सकता है, दादा दीदी whoever, तो फिर भी तो आपने बुलाया तो रिस्पांस नहीं किया, तो आपने लुक लिस्ट आपने देखा उनका रिस्पांस, कोई सांस चल रही है कि नहीं, तो उसके बाद हमने जैसे उनको दिखाया कि उनका खुद का अगर कैरोटिड पल्स चेक कर लेंगे, हाँ, तो ये एडम्स एपल से कैरोटिड ग्रुप में आके ये देखेंगे कैरोटिड पल्स, सबका ये सेंट्रल पल्स होता है, क्योंकि पेशेंट कोलैप्स किया है उसका रेडियल आर्टरी या पेरिफेरल पल्सेस नहीं मिलेंगे, तो कैरोटिड आर्टरी देख लेंगे, तो कैरोटिड पल्स नहीं होगा तो ये हाथ को यहाँ पे रख के तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 ठो करने के बाद 2 ठो ब्रीदिंग देना पड़ता है। ये आप ब्रीदिंग नहीं भी दे सकते, कभी आपके पास फेस मास्क नहीं होगा, रुमाल होगा, किसी का सेरोलॉजी पता नहीं है या फेशियल ये नहीं मालूम होगा, तो सिर्फ आप कंप्रेशन देंगे तो दैट आल्सो इज मच बेटर। AAMRI अस्पताल और कोलकाता पुलिस की ये खास पहल कई जिंदगियां बचाने का मिशन है, जिससे सड़क पर यूं ही कोई अपनी जान न गंवा दे। ये खास ट्रेनिंग आम लोगों के लिए तो अहम है ही, साथ में पुलिस के जवानों की जिंदगी के लिए भी जरूरी है। हमारे जितने भी ट्रैफिक गार्ड है, हमारा बेसिक यूनिट ट्रैफिक गार्ड होता है, तो उसके जितने यूनिट हैं सब में एक एक दिन करके 25 दिन होगा और आशा करते हैं 2 से 2,500 लोगों को हम लोग ये ट्रैफिक के हमारे कर्मियों को ये हम प्रशिक्षण दे पाएंगे। सड़क पर जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद होते हैं। ऐसे में कोलकाता पुलिस का ये मिशन बेहद कारगर साबित हो सकता है।
कोलकाता शहर में 3000 के करीब ट्रैफिक पुलिस है। उन्हें दी गई ये ट्रेनिंग राह चलते किसी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन और घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए।